नरभक्षी के शिकार में लगे रहने का यह मेरा अंतिम दिन था और हालांकि मुझे आराम और नींद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, तो भी जो समय बचा रह गया था उसे उस शेरनी से संपर्क करने के लिए एक और प्रयत्न में खर्च करना तय किया। चूका और सेम के ही नहीं बल्कि आसपास के सब गांव के लोग, विशेषतः तल्ला देश के लोग जहां कुछ वर्ष हुए मैंने 3 नरभक्षियों को मारा था, इस बात के बहुत इच्छुक थे कि मैं सजीव बकरे पर बैठूं, क्योंकि उनका कहना था सभी पहाड़ी शेर बकरे खाते हैं और चूंकि कटड़ा बांधने से आपको सफलता नहीं मिली, क्यों ना बकरा बांध कर प्रयत्न किया जाए। अतः गोली से निशाना लगा पाने की कोई आशा होने के बजाय उनका मन रखने के लिए ही मैं यह अंतिम दिन बकरों पर बैठने में लगाने के लिए सहमत हो गया, जो इस प्रयोजन के लिए मैं पहले ही खरीद चुका था। मुझे यकीन था कि शेरनी रात को चाहे जहां भी क्यों न घूमते फिरे, उसका मुख्यालय थाक में ही था। इसलिए दोपहर को दोनों बकरे लिए अपने 4 आदमियों के साथ मैं थाक के लिए चल दिया। चूका से थाक का पथ, जैसा मैं पहले बता ही चुका हूं, एक बहुत ढलवा पर्वतीय धार पर से होकर जाता है। थाक से इस तरफ की दिशा में 1/4 मील रह जाने पर यह पथ पर्वतीय धार को छोड़ देता है और भूमि के एक लगभग समतल टुकड़े को पार करता है, जो उस आम्र वृक्ष तक चला जाता है। इस समतल भूमि के आर पार अपनी पूरी लंबाई में यह पथ घने झाड़ झाकड़ में से होकर गुजरता है और 2 संकरे गड्ढे से काटते हैं, जो पूर्व की ओर चलकर प्रधान खड्ड में मिल जाते हैं। इन 2 खड्डों के बीचों बीच और उस वृक्ष से जिस पर पिछली 2 रात में बैठा था, 100 गज की दूरी पर एक महाविशाल बादाम वृक्ष है। यही वृक्ष पड़ाव छोड़ते समय मेरा लक्ष्य था। पथ ठीक उसी वृक्ष के नीचे से गुजरता था और मैंने सोचा कि यदि मैं इस पर आधे तक चढ़ जाऊं तो न केवल मैं अपने दोनों बकरों को देखता रह सकूंगा, जिनमें से एक तो मैंने प्रधान खड्ड के किनारे पर तथा दूसरे को दाईं ओर की पहाड़ी की जड़ में बांधने का इरादा किया था, परंतु उसके अलावा मारे हुए कटड़े को भी देखते रह सकूंगा, जो कि ये तीनों जगहें वृक्ष से कुछ दूरी पर थी। इसलिए मैंने अपने साथ सही सही मार करने वाली .27 राइफल भी 450x400 राइफल के अतिरिक्त रख ली, जिसे मैंने आपातकाल के लिए लिया था। चूका से पहाड़ चढ़कर आना इस अंतिम दिन मुझे बहुत ज़्यादा कठिन लगा और मैं उस जगह तक पहुंच ही पाया था जहां पथ पर्वतीय धार छोड़कर समतल भूमि पर आता था, तो मेरे बाईं तरफ लगभग 150 गज की दूरी से शेरनी बोली। यह जमीन घनी वनस्पतियों और बीच बीच में वृक्ष और लताओं से उलझी हुई तथा संकरे और गहरे खड्डों से कटी हुई थी और उनके ऊपर बड़े बड़े ढोके बिखरे पड़े थे। किसी नरभक्षी का पीछा कर पता लगाने के लिए यह बहुत ही अनुपयुक्त जगह थी। तथापि क्या किया जाए, यह तय करने से पूर्व यह जानना आवश्यक था कि क्या शेरनी लेटी हुई है, जैसा कि वह हो भी सकती थी, क्योंकि इस समय रात का 1 बज रहा था, अथवा वह चली जा रही है। यदि हाँ तो किस दिशा में। इसलिए अपने आदमियों को अपनी पिछली तरफ बैठा रहने को कहकर मैं सुनने लगा और तब उसने पुकार दोहराई। वह कोई 50 गज आगे बढ़ चुकी थी और प्रधान खड्ड से ऊपर चढ़कर थाक की दिशा में जाती प्रतीत हो रही थी। यह बहुत उत्साहप्रद था, क्योंकि जो वृक्ष मैंने चुना था वह खड्ड से केवल 50 गज की दूरी पर था। लोगों को चुपचाप रहने को कहकर और मेरे पीछे साथ साथ मिले रहने का आदेश देते हुए हम जल्दी जल्दी उस पथ पर चलने लगे। वृक्ष तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 200 गज चलना था और हम उसकी आधी दूरी ही तय कर पाए थे कि जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां पथ के दोनों तरफ घनी झाड़ियां खड़ी थी,
तो कलीजों का एक झुंड उन झाड़ियों में से बाहर निकला और चिल्लाता हुआ उड़ता चला गया। मैं नीचे झुका और कुछ मिनट तक पथ पर खड़ा रहा, परंतु कुछ नहीं हुआ और हम सावधानी से आगे बढ़े और बाद में कोई घटना घटे बिना उस वृक्ष पर पहुंच गए। इतनी जल्दी जल्दी और इतनी खामोशी से जितना संभव हो सका। एक बकरा खड्ड के किनारे और दूसरा पहाड़ की जड़ में दाईं तरफ बांध दिया गया। तब मैं आदमियों को खेती के किनारे की तरफ ले गया और उन्हें जब तक मैंने बुलाऊं प्रधान के घर के ऊपर वाले बरामदे में रुके रहने को कह दिया और फिर दौड़ता हुआ वृक्ष पर वापस आ गया। उस पर मैं लगभग 40 फुट ऊंचाई तक चढ़ा और रस्सी से, जिसे मैं इसी प्रयोजन के लिए साथ लेकर आया था, राइफल ऊपर खींच ली। मेरी जगह से दोनों बकरे, एक 70 गज की और दूसरा 60 गज की दूरी पर था, दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, मुझे उस कचड़े का भी कुछ भाग दिखाई पड़ रहा था और चूंकि .275 बोर वाली राइफल बहुत सही सही मार करती थी, मुझे पक्का लग रहा था कि शेरनी उस पर, जो मुझे ऊपर से दिखाई दे रही थी, कहीं भी दिखाई पड़ गई तो मैं उसे मार सकूंगा। पिछली बार यहाँ आने पर जब मैंने उन्हें खरीदा था, तब से दोनों बकरे साथ साथ रह रहे थे। अब अलग अलग हो जाने पर एक दूसरे को जोर जोर से पुकार रहे थे। सामान्य स्थितियों में बकरे की आवाज 400 गज की दूरी से सुनी जा सकती है, परंतु यह स्थिति सामान्य नहीं थी, क्योंकि बकरे पहाड़ी के एक पास में बंधे हुए थे जिससे नीचे की तरफ तेज हवा चल रही थी। और यदि शेरनी मुझे सुराही पड़ने के बाद आगे चली गई होगी तो भी यह असंभव था कि वह इनकी आवाज न सुन पाए। यदि वह भूखी थी और मेरे लिए विश्वास करने का प्रत्येक कारण था कि वह जरूर भूखी है, तो उस पर गोली चला पाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। वृक्ष पर मेरे चढ़े रहने के 10 मिनट बाद एक काकड़ उस जगह के पास से जहां से कलीज पक्षी उड़कर गए थे बोला। 1-2 मिनट तक मेरी आशाएं आकाश तक उठी और फिर धराशायी हो गई, क्योंकि काकड़ केवल 3 बार बोला और खोजने वाले स्वर पर उसे समाप्त कर दिया। स्पष्ट है कि क्षुद्रोह में सांप था, जिसे न तो वह और न वे कलीज ही देखना पसंद करते थे। मेरी जगह आरामदेह नहीं थी और धूप प्रसन्न करने वाली गर्म थी, इसलिए 3 घंटे बिना किसी बेआरामी के मैं वृक्ष पर बैठा रहा। 4 बजे सूरज ढलकर ऊपर की ऊंची पहाड़ियों के नीचे चला गया। थाक और उसके उपरांत हवा असहाय ठंडे हो गए। 1 घंटे तक मैं बेआरामी सहता रहा और तब छोड़ देना ही तय किया, क्योंकि ठंड से जाड़ा बुखार चढ़ गया था और यदि अब शेरनी आ भी गई तो मैं उसे मार नहीं पाऊंगा। मैंने राइफल को फिर से रस्सी से बांध कर नीचे उतार दिया, फिर स्वयं उतरा और अपने आदमियों को बुलाने खेतों के किनारे चला गया। मेरा ख्याल है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें उस काम को, जिसे उन्होंने करने की ठानी थी, कर पाने में विफलता मिलने पर उदासी छा जाने की भावना का अनुभव न हुआ होगा। दिन भर मेहनत करते रहने के बाद पड़ाव लौटने की सड़क यदि चकोरों से झोली भरी हुई हो तो एक कदम भर की लगती है, परंतु उसके मुकाबले में उसी सड़क पर 1 मील के बाद दूसरे मील थके हारे खाली झोली लिए जैसे तैसे खिसकते हुए एक दिन की समाप्ति पर उदासी की भावना कभी आप पर छाई है और आपकी तलाश केवल चकोरों की रही है, तो आप मेरी उदासी की गहराई का कुछ अंदाजा लगा पाएंगे। जब अपने आदमियों को बुला और बकरों को खोजने के बाद 2 मील चल पड़ाव पहुंचने के लिए मैं आगे बढ़ा था, क्योंकि मेरे प्रयत्न एक दिन के नहीं या मेरी तलाश कुछ पक्षियों की नहीं थी, न मेरी विफलता केवल मुझसे ही संबंध रखती थी। उतना समय छोड़कर
जो घर से आने और घर वापस जाने में लगा है। मैं 23वीं अक्टूबर से 7वीं नवंबर तक और फिर 24वीं से 30वीं नवंबर तक नरभक्त जी के पीछे पड़ा रहा। और आप में से केवल वही लोग जो किसी भी क्षण अपने गले में शेर के दांत घुस जाने के भय में दिनों और सप्ताहों तक चले होंगे, इस आशंका का किसी की चेताओं पर पड़ने वाले कुप्रभावों का कुछ अनुमान लगा पाएंगे। और यह कि मेरी तलाश नरभक्त जी की थी और उसे गोली से मार न पाने की मेरी विफलता का उन सभी लोगों पर भारी कुप्रभाव पड़ेगा जो इस क्षेत्र में काम कर रहे थे अथवा जिनके घर इस क्षेत्र में थे। जंगलों में काम करना बंद हो चुका था। जिले के सबसे बड़े गांव की पूरी आबादी अपने घरों को छोड़कर चली गई थी। हालात पहले ही खराब थे और यदि नरभक्त जी मारा न गया तो वे निसंदेह और भी ज्यादा खराब हो जाने वाले थे, क्योंकि पूरा श्रमिक बल अनिश्चित काल तक अपना काम बंद नहीं रख सकता था और न आसपास के गांवों की जनसंख्या अपने घर और अपनी खेती छोड़े रख सकती थी, जैसा कि थाक के अधिक समृद्ध लोग कर पाने में समर्थ थे। शेरनी ने बहुत पहले से मानव के प्रति अपनी प्राकृतिक भय मन से निकाल दिया था, जैसा कि उस खेत के पास से जहां कितने ही लोग काम कर रहे थे, आम बटोर रही लड़की को उठा ले जाने, घर के दरवाजे के निकट ही स्त्री को मार डालने, पिछली रात गांव के बीच खड़े वृक्ष पर चढ़े आदमी को घसीट ले जाने, हजारों आदमियों को डरा धमका कर चुप करा देने से पूर्णतः स्पष्ट था। और यहां मैं था जो अच्छी तरह से जानता था कि किसी क्षेत्र में स्थायी और अस्थायी तौर पर बसने वालों और उन सभी लोगों के लिए जो पहाड़ की तलहटी में बनाए बाजारों अथवा पूर्णागिरि के मंदिरों में जाते हुए इस जिले से होकर गुजरते थे, नरभक्त जी की उपस्थिति का मतलब क्या होता है, जो पांव घिसटता हुआ उस दिन जिसके लिए उसने वादा किया था कि नरभक्त जी का शिकार करने का यह मेरा अंतिम दिन होगा, पड़ाव पर लौट रहा था। उसके लिए उदासी में डूब जाने का यह पर्याप्त कारण था, जो मेरे लिए शेष जीवन में सदा मेरे साथ बना रहेगा। उस समय मैं अपनी उस सफलता की जो नरभक्षियों का 32 वर्षों तक शिकार करने में मुझे मिली, इस शेरनी पर धैर्यपूर्वक चलाई एक गोली के साथ शहर से अदला बदली कर लेता। इन 7 दिनों और 7 रातों की अवधि में इस शेरनी पर गोली चला पाने के जो प्रयत्न मैंने किए, उनमें से कुछ को मैंने आपको बताया है, परंतु केवल इतने ही प्रयत्न मैंने इसके लिए नहीं किए। मैं जानता था कि मुझे देखा और मेरा पीछा किया जा रहा है, और जितनी ही बार मैं अपने पड़ाव और थाक के बीच 2 मील के जंगल से होकर चला, मैंने हर बार उन सभी तरकीबों से जिन्हें जंगल में पूरा जीवन बिताकर मैंने सीखा था, इस शेरनी को छकाने का प्रयत्न किया। मेरी निराशा बहुत कड़वी थी, फिर भी मैं अनुभव कर रहा था कि मेरी विफलता मेरे द्वारा किए या करने से छोड़े गए किसी काम के कारण नहीं थी। मेरे आदमियों ने जब वे फिर आकर मेरे साथ मिल गए, बताया कि काकड़ के बोलने के 1 घंटे बाद उन्होंने बहुत दूर से शेरनी को बोलते हुए सुना था, परंतु दिशा के बारे में वे निश्चिंत नहीं थे। पूर्णतया स्पष्ट था कि उसकी बकरों में रुचि नहीं थी, जैसे कि कटड़े में भी नहीं थी। फिर भी उसके लिए असामान्य ही था कि दिन के उस समय वह उस स्थान से जिसकी वह पूरी तरह से अभ्यस्त बन चुकी थी, अन्यत्र चली गई थी। यदि वह किसी ऐसी आवाज से विचलित न हो गई हो जिसे न तो मैंने और न मेरे आदमियों ने ही सुना था। तथापि कारण कुछ भी क्यों न रहा हो, और चूंकि मेरे कर पाने के लिए वहां कुछ भी नहीं रह गया था, मैं पड़ाव वापस जाने को अपनी थकाती यात्रा पर चल पड़ा। यह पथ, जैसा पहले मैं आपको बता ही चुका हूं, उस पर्वतीय धार से जा मिलता है जो थाक से 4 मील तक नीचे चूका तक जाती है। और जब
मैं उस जगह पहुंचा जहां पर्वतीय धार कुछ फुट चौड़ी ही रह गई है और जहां से उन दोनों बड़े खड्डों का दृश्य प्राप्त हो जाता है जो नीचे की तरफ लद्या नदी तक चले गए हैं। एक बार और फिर दोबारा शेरनी को अपने बाएं घाटी के पार से बोलते हुए सुना। वह कुमायचक से कुछ ऊपर बाईं तरफ तथा कोट किंदरी से कुछ 100 गज नीचे पर्वतीय धार पर थी, जिस पर उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने अपने लिए घास फूस के झोपड़े बना डाले थे। जब मैं वृक्ष से उतरकर नीचे आया तो मेरे पास 1 घंटा बचा था, जिसमें मैं अंधेरा होने से पूर्व पड़ाव वापस लौट सकता था। अपने आदमियों को बुलाकर यह सुनना कि अब वे क्या कहते हैं। बकरों को इकट्ठा कर उन्हें पर्वतीय धार तक ले जाने में लगभग 30 मिनट लगेंगे और सूरज की स्थिति से, जिसकी लाल लाल किरणें अब नेपाल की पहाड़ियों की चोटियों पर पड़ रही थी, मैंने आकलन किया कि मोटे तौर पर आधे घंटे का दिवा प्रकाश मेरे पास बाकी है। यह समय कारक अथवा कदाचित यह कहना ज्यादा सही होगा कि प्रकाश कारक सर्वाधिक महत्व का था, क्योंकि यदि यह अवसर जो स्वयं आकर उपस्थित हो गया है मैंने उपयोग किया तो इसी पर 5 आदमियों की जान निर्भर होगी। शेरनी 1 मील की दूराई पर थी और उस जमीन पर घना जंगल था, जिसमें यत्र तत्र बड़ी बड़ी चट्टानें बिखरी हुई थी और जमीन भी बीच बीच में कितने ही गहरे नालों से गटी हुई थी। परंतु वह चाहती तो इस दूरी को आधे घंटे में पूरा कर सकती थी। मेरे सामने निर्णय करने का प्रश्न यही था कि उसे बुलाने का प्रयत्न करूं या ना करूं। यदि मैंने बुलाया और उसने सुन लिया और दिन का प्रकाश रहते हुए वह आ गई और मुझे उस पर गोली चलाने का अवसर मिल गया तो सब कुछ ठीक था। इसके विपरीत यदि वह आई और मुझे उस पर गोली चलाने का अवसर न मिला तो हम में से कुछ लोग पड़ाव में वापस नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें 2 मील चलना था और रास्ता घने जंगलों में से होकर जाता था और बीच में कुछ जगह बड़ी बड़ी चट्टानें थी और दूसरी जगह घनी झाड़ियां। आदमियों से विचार विमर्श करना व्यर्थ था, क्योंकि इस यात्रा पर आने से पूर्व इनमें से कोई भी जंगल में से नहीं गया था। इसलिए फैसला मुझे ही करना होगा। मैंने शेरनी को बुलाने का फैसला किया। अपनी राइफल अपने एक आदमी को पकड़ा। मैं शेरनी के दोबारा बोलने तक रुका रहा और अपनी हथेलियों को मुंह के पास लाकर उनका प्याला बनाकर जितना हो सका उतनी हवा फेफड़ों में भरकर घाटी के ऊपर से उत्तर वाली पुकार मैंने भेज दी। फिर उसकी पुकार आई और तत्पश्चात कई मिनट तक पुकार का उत्तर पुकार देती रही। वह जरूर आएगी। वास्तव में वह चल पड़ी थी और यदि वह गोली चलाने लायक प्रकाश रहते हुए आ पहुंची तो उसके सारे लाभ मेरी तरफ थे, क्योंकि मैंने वह जगह चुन रखी थी जिस पर उससे मिलना मुझे सबसे अधिक सुविधाप्रद रहेगा। नवंबर शेरों का समागम काल होता है और यह स्पष्ट था कि पिछले 48 घंटों से वह जोड़े की तलाश में जंगलों को रौंदती फिर रही थी और अब वह यह सुनकर जिसे उसने समागम पुकार का उत्तर देने वाला शेर समझ लिया था उससे आ मिलने में कुछ भी समय नहीं लगाएगी। पर्वतीय धार से 400 गज नीचे पथ 500 गज तक समतल जमीन के टुकड़े पर होकर जाता था। इस समतल भूमि के दाएं हाथ वाली तरफ रास्ता एक बड़ी चट्टान के किनारे किनारे जाता, फिर गिर तीखा ढलान बनता, नीचे गिर जाता था और आगे कई तीखे मोड़ों की श्रृंखला में चलता हुआ अगले मोड़ से नीचे आ जाता था। इसी चट्टान पर मैंने शेरनी को बुलाने का फैसला किया था और नीचे उस पर जाते हुए मैंने कई बार पुकार लगाई थी ताकि उसे पता लग जाए कि मैं अपनी जगह बदल रहा हूं और उससे संपर्क भी बना रहे। मेरा इरादा चट्टान के पास में लेट जाना और जब शेरनी मेरी तरफ बढ़े उसे गोली मारने का था।
पर मैंने इस स्थिति पर होने की कोशिश की तो पाया कि मैं उसे तब तक नहीं देख पाऊंगा जब तक मेरी तरफ वह 2 या 3 गज के अंदर न आ जाए। और इसके अतिरिक्त चट्टान के चतुर्दिक अथवा मेरे बाएं खड़ी बिखरी झाड़ियों में से होकर मुझे बिल्कुल ही दिखाई पड़े बिना भी वह आ सकती थी। इस दिशा के जिधर से मैं शेरनी के आने की प्रत्याशा करता था, अभिमुख चट्टान से बाहर निकलता हुआ एक संकरा पुछता था। पासरों में बैठकर मैंने पाया कि अपना थोड़ा सा पुट्ठा मैं उस पर टिका सकता हूँ और अपना बायां हाथ गोलाई चट्टान की चोटी पर सपाट रखकर और अपनी दाएं टांग पूरी फैलाकर तथा जमीन को अपने पंजों से छूता हुआ उस पर अपनी जगह संभाले रख सकता हूँ। आदमियों और बकरों को मैंने तत्काल अपने से 10 से 12 फुट नीचे पीछे की तरफ करा दिया। शेरनी की आगवानी के लिए अब मंच तैयार हो चुका था। जब इधर ये तैयारियां चल रही थी, शेरनी मुझसे 300 गज के अंदर पहुंच गई थी। उसे दिशा देने के लिए अपनी अंतिम पुकार भेजकर मैंने घूमकर यह देखा कि मेरे आदमी ठीक ठाक भी हैं या नहीं। जो दृश्य इन लोगों ने उपस्थित किया वह अन्य परिस्थितियों में हास्यास्पद ही होता, परंतु यहाँ वह त्रासद था। अपने घुटने पीछे की तरफ मोड़े, सिर से सिर भिड़ाए एक छोटे से कसे वृत्त में बैठे हुए, जिसके नीचे बकरे घुसे जा रहे थे। उनके कसे हुए मुखों पर गहरे इंतजार का वह भाव दिखाई पड़ रहा था जो दर्शकों के चेहरे पर उस समय दिखाई देता है जब वे किसी बड़ी तोप के छूटने का इंतजार करते होते हैं। उस समय से जब पहले पहल पर्वती धार से हमने शेरनी को बोलते सुना था, न तो आदमियों ने और न बकरों ने दबे दबे खांसने के अतिरिक्त कोई आवाज की थी। संभवतः वे भय से जम चुके थे, जैसा वे हो भी सकते थे, और यदि हो गए तो भी उन 4 आदमियों के सम्मान में अपना टोप उतारता हूँ, क्योंकि उनमें वह करने का साहस था जो यदि उनकी जगह मैं होता तो शायद उसे करने की बात सपने में भी नहीं सोच पाता। 7 दिनों से वे अतिरंजित और रक्त जमाने वाली कहानियाँ इस भयोत्पादक जानवर के बारे में सुनते आ रहे थे, जिसने पिछली 2 रातों को उन्हें सोने तक न दिया था। और अब जब अंधकार बढ़ता चला जा रहा था, जिसमें उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, वे नरभक्षी को निकटतर और निकटतर आते हुए सुन रहे थे। तो इससे अधिक साहस और इससे अधिक निष्ठा की कल्पना तक करना संभव नहीं है। यह तथ्य कि अपनी दुनाली 450x400 राइफल में अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता था, जिसे मैं पुश्ते पर अपना अनिश्चित आसन संभालने में उपयोग कर रहा था, मुझे कुछ बेचैन कर रहा था, क्योंकि राइफल के चट्टान के गोलायित शिखर से फिसलकर गिर पड़ने के अलावा मैंने अपना रुमाल तह करके राइफल को उसके ऊपर रख दिया था ताकि ऐसा न होने पाए। मुझे यह पता नहीं था कि इस स्थिति में अधिक वेग वाली राइफल चलाने पर इसका धक्का लगने का प्रभाव कैसा होगा। राइफल की नली रास्ते की तरफ थी, जिसमें एक कुबड़ था, और मेरा इरादा शेरनी के प्रकट होते ही तुरंत इस कुबड़ के ऊपर से उसके माथे पर गोली मारने का था। यह कुबड़ चट्टान से 20 फुट की दूरी पर था, किंतु शेरनी पहाड़ी की ऊंचाई नीचाई के अनुसार चली, जिसने उसे कुबड़ से थोड़ा आगे पथ पर ला दिया होता, बल्कि गहरे खड्ड को पार कर सीधा उस तरफ जिधर से उसने मेरी अंतिम पुकार सुनी थी। इतने कोण पर आ गई जिसे मैं 1 बजे की सुइयों वाला कोण बताकर ठीक समझा पाऊंगा। इस पैतरे ने चट्टान के नीचे धार को, जिसके ऊपर से मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, हमारे बीच में ला दिया। उसने मेरी अंतिम पुकार की दिशा को बहुत सही सही पहचान लिया था, परंतु वह दूरी जांचने में गलत रही थी, और उस जगह अपनी संभावी जोड़ा न पाकर जिसकी वहां मिलने की उसने प्रत्याशा की थी, वह अब पूरी भयानक बन जाना शुरू कर रही थी। और ऐसी हालत में शेरनी का क्रोध कैसा होता है, इसका अंदाजा आपको तब कुछ लग पाएगा यदि आपको मैं बताऊं कि मेरे घर से कुछ ज़्यादा मील दूरी नहीं एक शेरनी ने
एक बार एक सार्वजनिक मार्ग पर सप्ताह भर के लिए लोगों का चलना फिरना लगभग बंद कर दिया था। जो भी उस पर जाने का प्रयास करता उसी पर वह तब तक झपटती और आक्रमण करती रही, जिनमें ऊंटों की एक डार भी सम्मिलित था, जब तक कि अंततः उसका जोड़ा उसे नहीं मिल गया। मुझे बहुत निकट से आ रही किसी अनदिखे शेर की पुकार को छोड़कर किसी ऐसी अन्य आवाज का पता नहीं है जो आदमी की चेताओं को आगे की तरह काटती हो। यह भयंकर आवाज मेरे आदमी पर क्या प्रभाव डाल रही थी उसे मैं सोचकर भी डर जाता हूँ। और यदि वे चीखते हुए पहाड़ी से नीचे भाग जाते तो उस पर मुझे कोई आश्चर्य न होता, क्योंकि हालांकि मेरे कंधे पर अच्छी राइफल और मेरी बगल के नीचे कारतूस रखे हुए थे, मैं स्वयं चीख पड़ने वाला हो रहा था। परंतु इस निरंतर पुकारते जाने से कहीं ज्यादा डरावना प्रकाश का मध्यम पड़ते जाना था। कुछ सेकंडों, ज्यादा से ज्यादा 10-15 के बीतते ही इतना अंधेरा हो जाएगा कि मैं अपनी राइफल की दर्शिकाएं भी नहीं देख पाऊंगा, और तब हम नरभक्षी की दया पर पड़े रह जाएंगे, जो इसके अलावा ऐसी शेरनी भी थी जो अपना जोड़ा ढूंढ रही थी। कुछ न कुछ करना ही होगा, और जल्दी जल्दी ही, यदि हमें कत्ल होकर नहीं मर जाना है। और एक ही काम मैं कर सकता था, वह था उसे पुकार कर बुलाना। शेरनी अब इतने करीब आ चुकी थी कि प्रत्येक बार उसके बोलने से पहले लिया गया उसका सांस भी मैं सुन सकता था। और जैसे ही उसने अपने फेफड़ों में हवा खींची, मैंने वैसे ही अपने फेफड़ों में किया और हम दोनों ने एक साथ पुकार लगाई। आश्चर्यजनक तत्परता से इसका प्रभाव पड़ा। बिना एक सेकंड झिझके वह सूखी पत्तियों में जल्दी जल्दी डग भरती, उन्हें रोकती, नीचे पर्वतीय धार पर होती मेरे थोड़ा बाएं सामने की झाड़ियों में से निकलती हुई मेरे सामने आकर रुक गई, जबकि मैं यह आशा कर रहा था कि वह ठीक मेरे ऊपर आ जाएगी। और तब अगले ही क्षण उसके भरे गले की पुकार का भरपूर झोंका मेरे मुंह पर आ टकराया। और यदि मैं टोप ओढ़े हुए होता तो वह उससे मेरे सिर पर से उड़ गया होता। एक क्षण भर रुकी रही और फिर जल्दी जल्दी कुछ पग धरे और खुले में चली गई, और मेरे चेहरे की तरफ देखती हुई पत्थर का बुत सी बनी वहीं रुक गई। शेरनी की निकटता और मध्यम पड़ती रोशनी के कारण उसका जो कुछ भी मैं देख पाया वह उसका सिर था। मेरी पहली गोली उसे दाईं आंख के नीचे लगी और दूसरी, जो इरादे के बजाय इत्तेफाक से ही चल गई, उसके गले में लगी और उसे चट्टान पर नाक टिका वहीं चिर विश्राम मिल गया। दाएं नाल से लगे धक्के ने चट्टान पर मेरी पकड़ शिथिल कर दी और मुझे पुश्ते से नीचे गिरा दिया। और उसके बाद वाली गोली दागने से मिले धक्के ने, जिसकी गोली उस समय चली जब मैं हवा में था, बड़ी जोर से राइफल को मेरे जबड़े से टकरा दिया और मुझे सिर नीचे और पैर ऊपर करके आदमी और बकरों के ऊपर फेंक दिया। एक बार फिर मैं टोप उतार उन आदमियों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि बिना जाने के अगले ही क्षण शेरनी उनके ऊपर क्या गिराने वाली है। उन्होंने मुझे गिरते ही थाम लिया तथा क्षति पहुंचने से मुझे और टूटने से मेरी राइफल को बचा लिया। जब मैंने अपने कुन आदमी और बकरों की टांगों के उलझाव से छुड़ा लिया तो मैंने .275 राइफल उस आदमी से ली जो उसे पकड़े हुए था, और कारतूसों का पलीता मैगजीन में डाला और 5 गोलियों की धार घाटी और शारदा के पार नेपाल में जाती हुई भेज दी। 2 गोलियां घाटी और आसपास के गांव में रहने वाले उन 1000 लोगों के लिए जो बड़ी बेचैनी से मेरी राइफल की आवाज़ सुनने में लगे थे, कुछ भी अर्थ दे सकती थी। परंतु 2 गोलियां और उसके बाद 5 और 5-5 सेकंड का नियमित अंतराल देकर छोटी हुई गोलियों का अर्थ एक ही संदेश देने वाला हो सकता था, और वह यही था कि नरभक्षी मारा जा चुका है। मैंने अपने आदमियों से उस समय से, जब हमने सबसे पहले पर्वतीय धार से शेरनी को सुना था, बात नहीं की थी। उन्हें यह बताने पर कि अब वह मर चुकी है और अब
हमें डरे हुए रहने का कोई कारण नहीं रह गया था, तो वे यह समझते प्रतीत नहीं हुए कि मैं उन्हें क्या कह रहा हूं। इसलिए मैंने उन्हें ऊपर जाकर उसे देखने के लिए कहा और मैंने एक सिगरेट ढूंढ कर सुलगाई। बड़ी सावधानी से वे चट्टान पर चढ़े, परंतु उससे आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है, शेरनी उसका दूसरा पास छू रही थी। बाद में पड़ाव में अलाव के पास बैठे हुए और अपने अनुभव आतुर श्रोताओं की क्रमिक टोलियों को सुनते हुए उनका वर्णन नियता इस प्रकार समाप्त होता। और तब सेठी ने जिसकी दहाड़ से हमारे जिगर का पानी बना दिया था, साहब के सिर पर चोट की और उन्हें उठाकर हमारे ऊपर फेंक लिया। और यदि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास न हो तो जाओ, उनका चेहरा देख लो। पड़ाव में दर्पण रखना फालतू होता है, और यदि मेरे पास कोई दर्पण होता तो उससे मेरे जबड़े की सूजन, जिसने मुझे कई दिनों तक दूध ही पीने पर बाध्य कर दिया, इतनी बड़ी और पीड़ादायक न बन जाती जितनी वह अनुभव हो रही थी। जितने समय तक बाल वृक्ष काट कर लाया और शेरनी को उससे बांधा गया, तब तक लद्या घाटी और उसके चारों तरफ के सभी पड़ावों और गांव में रोशनी दिखनी शुरू हो गई थी। वे चारों आदमी शेरनी को पड़ाव ले जाने का गौरव पाने के बहुत इच्छुक थे, परंतु यह काम उनके बस से बाहर का था। इसलिए उन्हें वहीं छोड़ मैं मदद लेने चल पड़ा। शेरनी अपेक्षितः जवान और बहुत अच्छी हालत में थी, जैसा कि समागम काल के प्रारंभ के समय उसके होने की प्रत्याशा की जा सकती थी। उसकी गहरे रंग की सर्दियों के मौसम की खाल में कोई दाग नहीं था, और उसके लिए प्रस्तुत किए भोजन को उसके द्वारा निरंतर अस्वीकार किए जाने के बावजूद उसमें चर्बी भरी हुई थी। उसमें गोली लगने के 2 घाव थे, जिनमें से कोई भी ऊपरी खाल में दिखाई नहीं पड़ता था। एक घाव जो उसके बाएं कंधे में लगा था, घर में बनाए बकशॉट के कई छर्रे लगने से बना था, सड़ गया था और खाल के काफी अधिक स्तर पर फैल जाने के बाद भर गया था, परंतु अंदर मांस में स्थायी रूप से बना रह गया था। इस घाव के कारण उसकी क्षमताओं में कितनी कमी आई है यह कह पाना मुश्किल है, परंतु इस घाव के ठीक होने में काफी ज्यादा समय लगा था, और उसके नरभक्षी बनने का काफी तर्क संगति से यही कारण भी हो सकता है। दूसरा घाव दाएं कंधे में लगा था, वह भी बकशॉट लगने से हुआ था, परंतु वह बिना सड़े ठीक हो गया था। ये दोनों घाव मारे हुए शिकार पर जाने पर उसके नरभक्षी बनने से पहले के दिनों में लगे हुए थे, और इस बात के लिए पर्याप्त कारण थे कि मारे हुए मानव और दूसरे शिकारों पर जिन पर मैं बैठा था, वह पलटकर उन्हें खाने नहीं आई थी। शेरनी की खाल निकाल चुकने पर मैंने नहाया, कपड़े पहने, और हालांकि मेरा मुंह सूजा हुआ था और दर्द कर रहा था, तथा 20 मील का उबड़ खाबड़ भूमि पर चलना मेरे सामने था, मैंने हवा पर उड़ते हुए चूका छोड़ दिया, जबकि घाटी में और उसके चतुर्दिक के हजारों लोग शांतिपूर्वक सोए हुए थे। अब मैं अपनी जंगल कहानियों के अंत पर आ पहुंचा हूं, जिन्हें आपको सुनाने के लिए मैं तैयार हुआ था, तथा उन नरभक्षियों के शिकार करने के कार्य जीवन की संध्या पर भी आ गया हूं। मैं काफी लंबी अवधि तक इसके लिए अपने को भाग्यवान समझता हूं कि इसमें मैं अपने पैरों ही चला और थाक के उस साहसी वीर नर की तरह और उस जैसी दशा में मुझे पालने में डालकर नहीं ले जाना पड़ा। ऐसे अवसर भी आए हैं जब जीवन एक धागे भर से टंगा हुआ था, और ऐसे भी जब पैसों की कमी और बीमारी ने, जो अधिक अनावृत्ति और शरीर पर पड़े दबाव का प्रतिफल थे, चलना फिरना तक मुश्किल बना दिया। परंतु इन सभी अवसरों का मुझे भरपूर पुरस्कार भी मिल गया है। यदि मेरे शिकार का परिणाम कहीं एक भी आदमी का जीवन बचा पाया है।